जी तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिटेल से देखा था कि चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह काम करती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, माओ कौन था, चाइना के 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स क्या हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नेशनल पीपल कांग्रेस किस तरह काम करती है, चाइना का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल कांग्रेस क्या है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नेशनल पीपल कांग्रेस क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस जैसा कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली है और सेनेट है, तो चाइना में इसे नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। वहाँ पे बाई कैमरल नहीं है, वहाँ पे सेनेट नहीं होता, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, इसलिए उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। सेकंड चैम्बर वहाँ पे नहीं होता। ये एक हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट है क्योंकि इसके पास लेजिस्लेशन की पावर्स हैं। कंपोजिशन इसकी क्या है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी कंपोजिशन के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 3456 हैं। 1998 में इसके मेंबर्स 2942 थे। नेक्स्ट हमारे पास है टनोर, इसकी मुद्दत कितनी है। ये 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। हमारी कौमी असम्बली भी 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। इसके जो इलेक्शन है वो स्टैंडिंग कमेटी ऑर्गेनाइज़ करती है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडिंग कमेटी है क्या है। जैसा कि हमारे यहाँ पे एक अबूरी हुकूमत होती है, वो इलेक्शन को ऑर्गेनाइज़ करती है। ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर नेक्स्ट जो नेशनल पीपल कांग्रेस है उसको इलेक्ट करना होता है, यानी कि 60 दिनों के अंदर अंदर। अगर कोई एमरजेंसी के सर्कमस्टांसेस हैं, हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके 2/3 मेंबर्स 1 साल की उसकी मुद्दत को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेशन, इसका साल में एक बार सेशन होता है। प्रेसिडेंट इसके सेशन को नहीं बुला सकता। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट सेशन को बुला सकता है, वहाँ पे नहीं बुला सकता। इसके 1/5 जो नुमाइंदे हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इसके सेशन को कन्वीन कर सकते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं? जो आर्टिकल 62 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना का, वो ये कहता है कि इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका कि ये सो लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि ये कानून साजी करने वाला सिर्फ वाहिद इदारा है वहाँ पे। अगर ये काम में नहीं है, क्योंकि इसका इजलास साल में एक बार होता है, तो उसकी जगह पे स्टैंडिंग कमेटी काम करती है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरवाइज़ करती है और उसकी इन्फोर्समेंट करती है कि ये जो उनका आइन है उसकी निगहबानी करती है। ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि उनका जो आइन है उसका आर्टिकल 64 जो है वो कहता है कि जो नेशनल पीपल कांग्रेस है ये अमेंडमेंट्स करती है, ये तरमीम लाती है। अगर 2/3 मेजोरिटी से तरमीम पास हो जाए तो वो अमेंडमेंट बन जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो इकोनॉमिक, क्योंकि चाइना में एक रेगुलाइज इकॉनमी है, कंट्रोल इकॉनमी है, तो जो उनकी इकॉनमी और सोशल प्लानिंग को ये कंट्रोल करती है, उनके बजट को बनाती है, उसकी अप्रूवल को देती है। देन ये है कि जो न्यू प्रोविंसेस बनने होते हैं, ऑटोनोमस रीजन्स बनने होते हैं, ये उनको इस्टेब्लिश करती है, उनकी मंजूरी देती है, उनकी बाउंड्रीज़ को डिसाइड करती है। ये वार और पीस की जो क्वेश्चन है उसको डिसाइड करती है कि वार में जाना है कि नहीं, पीस कब करना है, ट्रीटीज़ कब करनी है, तो उनको प्रमोट करती है। ये जिन बंदों को इलेक्ट करती है, जिन ऑफिसर्स को इलेक्ट करती है, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और उनका प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको इलेक्ट करती है, तो उनको रिमूव भी कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है कि चाइना में आपने एक बार याद रखनी है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है सब चीज़ें उसके कंट्रोल में है, उसके अंडर में है। जो फाइनल अथॉरिटी है, जो उनकी पावर है, वो एक्सरसाइज करती है। वहाँ पे कहा जाता है कि व्हाट इज़ लीगल ट्रूथ इज़ अ पॉलिटिकल अनट्रूथ, कि वहाँ पे जो कानूनी सच है वो एक सियासी झूठ है। मतलब वहाँ पे कानूनी रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक दस्तावेज़ाती फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, तो उसको इम्प्लीमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ने ही करना होता है। जो फाइनल अथॉरिटी है वो कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि चाइना का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि एक सेरेमोनियल फंक्शनरी है। जैसे कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है 18वीं तरमीम के बाद और 58(2) भी ख़त्म होने के बाद जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। ये एक सेरेमोनियल हेड है, नॉमिनल हेड है, एक फिगर हेड है। जैसा कि मल्का बरतानिया है, इनके पास थ्योरेटिकल पावर्स होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली इनके पास कोई पावर्स नहीं होती। वो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास आ चुकी होती हैं। तो चाइना में भी ऐसा है। जैसा कि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट के पास ऐसा कुछ नहीं है। 1954 में ये प्रेसिडेंट का ओहदा ओरिजिनेट होता है चाइना में। उस वक़्त माओ इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वो चाइना का फाउंडर था तो उसके पास पावर्स थी। देन लियू शाओ आता है तो उसके पास पावर में एक कन्फ्लिक्ट, जो पावर ऑफ वार है, जो ताकत की जंग है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो 1969 से लेकर 1965 तक, यानी कि 1969 से लेकर 75 तक जो चाइना में प्रेसिडेंट का ओहदा है वो ख़त्म हो जाता है। और बाकायदा तौर पर जब 1975 का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे आता है तो इसको अबॉलिश कर दिया जाता है।
जो उसकी पावर्स हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चली जाती है। फाइनली 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पावर्स को, जो प्रेसिडेंट का ओहदा है, उसको रिस्टोर कर दिया जाता है। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए कि जो नेशनल पार्टी कांग्रेस है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगी, जैसा कि हमारे कौमी असम्बली और सेनेट वगैरह इलेक्ट करते हैं। वो चाइना का सिटीज़न होना चाहिए और उसकी एज 45 साल होनी चाहिए। अब इसकी अपॉइंटमेंट के मेथड्स क्या हैं कि जो नेशनल पार्टी कांग्रेस है वो इसको अपॉइंटमेंट करती है प्रेसिडेंट की, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट करती है। वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी 10 साल के लिए सिलेक्ट हो सकता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको भी नेशनल पार्टी कांग्रेस सिलेक्ट करती है। जब प्रेसिडेंट नहीं होता, जो उसकी पावर्स हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के पास होती है। जब ये दोनों नहीं होते, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है। आर्टिकल 82 जो होता है वो पावर्स देता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट्स की। वो इनकी पावर्स को डिस्क्राइब करता है, उनकी लिमिट्स को बताता है। अब देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि चाइना के प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या हैं, उसका काम क्या है। सेरेमोनियल फंक्शंस हैं, मतलब कि प्रैक्टिकली वो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, जैसे वो मंजूरी देता है, इम्प्लीमेंट करता है डिसीजंस को। आपने एक बात याद रखनी है, जितनी भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, उनकी जो ग्राउंड लेवल पे जो फ्रेमवर्क है वो स्टैंडिंग कमेटी करती है। स्टैंडिंग कमेटी डिसीजंस करती है, डिसाइड करती है कि फैसले लेती है, उसको जस्ट इम्प्लीमेंट करना होता है प्रेसिडेंट ने। तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन है कि ये रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशंस देता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम को सेलेक्ट करता है और नेशनल पीपल कांग्रेस को उसके अपॉइंटमेंट के लिए बताता है कि ये नाम आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कर लें। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये वाइस प्रीमियर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसलर्स, मिनिस्टर्स वगैरह को इलेक्ट करता है। इलेक्ट ये डायरेक्ट नहीं करता, स्टैंडिंग कमेटी सारा इसको एक डिसीजन लेती है, वो फाइनल करती है, देन ये उसकी फ़ाइनल मंजूरी देता है जस्ट। आगे फंक्शन क्या है कि ये एक प्रेसिडेंट जो होता है इसको रिमूव कर सकती है नेशनल पार्टी कांग्रेस। ये मेडल्स वगैरह, टाइटल्स ऑफ ऑनर, जैसा कि हमारी कंट्री में है कि वो मेडल्स देते हैं, ऑनर के लिए मेडल देते हैं, सितारा इम्तियाज़, सितारा जुरत, निशान पाकिस्तान। इसी तरह जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है उसका भी यही काम है कि ये डिफरेंट जो फंक्शन बंदे हैं जिन्होंने कोई एजाज़ात उनको वो देता है। तो ये कोई मुलज़म है उसकी सज़ाएँ माफ़ कर सकता है, मार्शल लॉ को ऐलान कर सकता है, वार की सिचुएशन के बारे में अनाउंसमेंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल पार्टी कांग्रेस या स्टैंडिंग कमेटी है, ये उसके साथ मिलके ये एम्बेसडर्स को लगाता है, उनको वापस बुला लेता है, फॉरेन डिप्लोमेट्स को रिसीव करता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स को करता है। ये सब जो काम, ये फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शन प्रेसिडेंट करता है, ये सारी चीज़ें उसने स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी से करनी होती हैं। वो अकेला इसको कुछ नहीं कर सकता। ये ट्रीटीज़ को फॉरेन कंट्री के साथ रेटिफाई करता है, उनको एब्रोगेट कर सकता है, नए मुआहदे करता है, उनको ख़त्म कर सकता है। अब हमने देखना है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पार्टी कांग्रेस क्या है। जैसा कि पाकिस्तान में होता है कैबिनेट होती है, यहाँ पे स्टेट ऑफ काउंसिल कहते हैं चाइना में उनको, यहाँ पे कमेटीज़ बनती हैं डिफरेंट किस्म की, तो वैसे ही वहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पार्टी कांग्रेस होती है। जब नेशनल पार्टी कांग्रेस, जैसे हमारे कौमी असम्बली, जब उनकी नेशनल पार्टी कांग्रेस फंक्शन में नहीं होती, इजलास में नहीं होती, क्योंकि उसका इजलास साल में एक बार होता है, तो उसकी जगह पे नेशनल जो स्टैंडिंग कमेटी है वो काम करती है। ये चाइना की एक फंक्शनल लेजिस्लेटर बॉडी है, क्योंकि ये हर वक्त काम में रहती है, इसके इजलास होते रहते हैं, तो ये इसको मिनी नेशनल पार्टी कांग्रेस भी कहा जाता है। इसकी कंपोजिशन और इलेक्शन कैसे होते हैं, ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल पर मुश्तमिल होती है। 1978 में इसके 22 में वाइस चेयरमैन थे और 144 मेंबर्स थे। अब उनके जो मेंबर्स टोटल हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। अब मौजूदा सिचुएशन में इसके 20 मेंबर्स हैं। इसका इजलास भी जो इलेक्ट करती है वो नेशनल पार्टी कांग्रेस इसको इलेक्ट करती है, 5 साल के लिए इसको इलेक्ट करती है। इसका टेन्योर क्या है कि 5 साल के लिए है, जितना नेशनल पार्टी कांग्रेस का उतना इसका टेन्योर होता है। ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले सकती है, क्योंकि मतलब कि 5 साल की एक टर्म है, तो ये 10 साल के लिए एक बंदा सिलेक्ट हो सकता है, ये चल सकती है। हर 2 महीने बाद इसका एक इजलास होता है। आगे इसके फंक्शंस क्या है, इसके लेजिस्लेचर में ये इलेक्टोरल, एग्जेक्टिव और जुडिशियल में ये इसका बहुत अहम रोल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर में इसका क्या फ़ंक्शन है। जो नेशनल पार्टी कांग्रेस है ये उसके इजलास को बुला सकती है, ये लेजिस्लेशन में किरदार अदा करती है। जब नेशनल पार्टी कांग्रेस इजलास में नहीं होती तो ये अमेंडमेंट कर सकती है, कानून साजी कर सकती है। ये जो स्टेट काउंसिल हैं, स्टेट काउंसिल होती है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो उसकी कैबिनेट होती है, उसको हम स्टेट काउंसिल कहते हैं। ये उसके फंक्शन को सुपरवाइज़ करती है, उसको लीगलाइज़ करती है, ये अमेंडमेंट्स कर सकती है, कानून साजी वहाँ पे कर सकती है। इलेक्टिव इसके काम क्या है, वहाँ पे ये कौन से बंदों को इलेक्ट करती है, तो ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एडिटर जनरल्स हैं, जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं,
वो स्टेट काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है उनकी रिकमेंडेशंस के बाद उनको अपॉइंटमेंट कर सकती है। ये मिलिट्री कमीशन की अपॉइंटमेंट्स करती है। ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है, जजेस को रिमूव कर सकती है। जो वाइस प्रेसिडेंट और जजेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे होती है, उनको जजेस को सेलेक्ट करती है, उनको रिमूव करती है। देन एग्जेक्टिव इसके फंक्शंस क्या हैं। अब फिर आपने एक बात याद रखनी है कि जो एग्जेक्टिव फंक्शन इसके वही है जो प्रेसिडेंट के हैं, बस डिफरेंस ये है कि ये एक फ्रेमवर्क देती है, ये डिसीजंस लेती हैं, उसको जस्ट इम्प्लीमेंट करना होता है प्रेसिडेंट ने। अब इसके एग्जेक्टिव फंक्शन में सबसे पहले ये चाइना के जो एम्बेसडर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट करती है, जो जो जिनको फाइनली जो ये डिसीजन है इसको प्रेसिडेंट मंजूरी देता है। ये ट्रीटीज़ को सेटिस्फाई करती है और उसको ख़त्म कर सकती है, न्यू ट्रीटीज़ को दूसरे कंट्रीज फॉरेन कंट्री के साथ बनाती है, उसको ख़त्म कर सकती है। ये मेडल्स वगैरह के लिए, टाइटल्स के लिए जो प्रेसिडेंट है उसको रिकमेंडेशंस देती है। ये किसी मुलज़म की किसी को माफ़ी देनी होती है, किसी की सज़ा माफ़ करनी होती है तो उसके पे काम करती है और प्रेसिडेंट को उसको काम करने का कहती है कि इसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टैंडिंग कमेटी प्रेसिडेंट के जो डिसीजन है, प्रेसिडेंट है जो इसके जो डिसीजन उसको इम्प्लीमेंट करता है और ये वार के बारे में बताती है, उसकी फ़ाइनल जो अनाउंसमेंट है उसको ये लीगलाइज करती है, उसको फ्रेमवर्क करती है। इट डिसाइड ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ मार्शल लॉ, कि मार्शल अगर लग गया तो इसको इसने डिसीजन लेना होता है, एमरजेंसी से नाफिज करनी होती है। अब इसके जुडिशल फंक्शंस क्या है स्टैंडिंग कमेटी के, जैसा कि अमेरिका में या इंडिया में वहाँ पे जो जुडिशल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती हैं, यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के पास है। ये लॉ को इंटरप्रेट करती है, कि लॉ की तबीर करती है कि लॉ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, रूल को फ्रेम करती है कि स्टेट काउंसिल ने किस तरह काम करना है। नेशनल पार्टी कांग्रेस जो होती है वो बजट की फ़ाइनल मंजूरी देती है और इसको जो एग्जामिन करती है, जो अप्रूविंग देती है वो स्टैंडिंग कमेटी करती है। इसकी पोजीशन क्या है, रोल क्या है, कि ये हेड ऑफ़ द स्टेट को इलेक्ट करती है, उसके साथ मिलके काम करती है। ये इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियर है। ये एक सुपरवाइजरी फंक्शन भी प्ले करती है, फॉरेन अफेयर्स में भी इसका काम है क्योंकि ये एम्बेसडर वगैरह को इलेक्ट करती है। फाइनली इसे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही रह के काम करना है, उसकी अंदर रह के काम करना होता है, उसकी आइडियालॉजी को प्रमोट करती है। थैंक यू।